Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio Psyche. In this video we will discuss about social contract theory. ये क्या थी, किसने दी थी social contract theory और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सोशियो साइकी हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के बारे में नई नई जो लेक्चर हैं वो आप तक पहुंचते रहें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेसिकली क्या है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, इसमें 3 पॉइंट्स जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं, 3 मेन एलिमेंट्स हैं: द स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सॉवरन। इनको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर जो है उसको डिस्कस करते हैं। बिफोर सोसाइटी वी वर इन स्टेट ऑफ नेचर। जब सोसाइटी नहीं थी तो उससे पहले कोई भी सोसाइटी नहीं बनी थी, उससे पहले जो था वो स्टेट ऑफ नेचर में तमाम लोग रहते थे, यानी कि इंडिविजुअल, अपनी मर्जी के मालिक जिस तरह कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन उन पे फॉलो नहीं होते थे। वो दरख्त से जनाब सेब तोड़ सकते थे, खा सकते थे, घूम फिर सकते थे, पहाड़ के ऊपर कब्जा कर सकते थे, ज़मीन को जो है जंगल को, ज़मीन जो है उसको उसके ऊपर कब्जा कर, तो कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। और वो जो इंडिविजुअल था वो अपनी मर्जी का मालिक था, उसको कोई डिक्टेट नहीं करता था। और इसमें जो ताकतवर था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एग्जाम्पल थी कि जो फिट होता था उसी का सर्वाइवल था, जो ताकतवर था उसी का सर्वाइवल था। तो ये इसको कहते हैं कि जनाब स्टेट ऑफ नेचर। इसके बाद आगे देखें कि जैसे ही हम सोसाइटी में एंटर हुए, लोग एक दूसरे के साथ मिले, इकट्ठे हुए और वो एक दूसरे के साथ जो है वो बंधे, अटैच हुए, तो इस तरह सोसाइटी का वजूद आया। जैसे ही सोसाइटी बनी तो उसके बाद स्टेट और गवर्नमेंट का वजूद आया और स्टेट और गवर्नमेंट ने फिर सोसाइटी को चलाना शुरू किया। तो ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, द स्टेट ऑफ नेचर, अ प्री सोशल कंडीशन, सोसाइटी से पहले की कंडीशन जो है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी और मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड द सॉवरन। पहले नंबर पे है कि जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनके दरमियान जो एग्रीमेंट है उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जिस तरह से वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम किस तरह से रहेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और ये हमारे कुछ जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम एग्री करते हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट में वो बंध गए। अच्छा, या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बिटवीन, या वो जो हुक्मरान है, सोवरन, सोवरन कहते हैं किसी अथॉरिटी को या हुक्मरान को, उनके हुक्मरान और जो सोसाइटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके दरमियान भी कोई एग्रीमेंट पाया जाता है जिसको जनाब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है द सोवरन, द लेजिटिमेट हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एक हुक्मरान, लेजिटिमेसी जिसके पास है, इक़्तिदार है, जिसके पास पावर है, जिसके फैसले को सब मानते हैं। वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट है, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पर्सन्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं लॉ के बारे में, सोसाइटी में चेंज के बारे में और सोसाइटी को चलाने के बारे में। तो ये है जी 3 चीज़ें जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो किसने पेश की, किसने उसमें कंट्रीब्यूट किया, की प्लेयर्स कौन कौन से। तो पहले नंबर पे आता है जी थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स बेसिकली जो है वो 1588 में पैदा हुआ और 1679 में उसकी डेथ हुई। ये बेसिकली बात करता है जी एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में। एब्सोल्यूट मोनार्की किसे कहते हैं? जो कि आप समझ लें इसको आसान ज़बान में डिक्टेटरशिप जो है, यानी कि एक बादशाहत का निज़ाम जो होता है जिसमें फ़र्द वाहिद की हुकूमत होती है, एक सिंगल पर्सन हुकूमत करता है, उसी के फ़ैसले जो है वो आगे चलते हैं और उसी के फ़ैसलों को माना जाता है। सिर्फ एक फ़र्द जो है वो पूरी सोसाइटी के बारे में उनकी फेट जो है वो डिसाइड कर। सबसे पहले जो एक किताब लिखी थी लिवाइथन, एक बुक है, बड़ी फेमस है थॉमस हॉब्स की 1651 में, जिसमें उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी थी वो अपनी पेश की। हिज ऑब्जेक्ट वाज टू डिफेंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क।
इस सारी किताब के अंदर उसने अपना जो कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट मोनार्की को डिफेंड किया था, और वो कहता था कि सोसाइटी के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, उसी से सोसाइटी जो है वो बेहतर कंट्रोल हो सकती है। तो बिलीव्ड इन दैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। थॉमस हॉब कहता था कि स्टेट ऑफ जो नेचर थी, यानी कि सोसाइटी बनने से पहले की जो लाइफ थी वो एक कैद की ज़िंदगी थी, बहुत खस्ता हाल ज़िंदगी थी, गंदी थी, और वो वहशियाना और बहुत छोटी ज़िंदगी थी, जो कि बाद में उसमें अपनी किताब में लिवियाथन में एक्सप्लेन किया है। तो थॉमस हॉब के जो बेसिक पॉइंट्स थे, बिलीव दैट ह्यूमंस आर inherently bad because everyone is self-interested. Hobbes felt it was best to submit to the will of the sovereign without question. थॉमस हॉब्स कहता है कि हर इंसान जो है वो इनहेरेंटली बैड है, बुरा है, और वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। हर आदमी के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और वो उन्हीं को लेके आगे चलता है और वो चाहता है कि ये फुलफिल होने चाहिए। इसलिए वो कहता है कि बेहतरीन हाल यही है कि एक सॉवरन जो है, एक बादशाह जो है, उसके अंडर जो है अपने आप को सबमिट कर दिया जाए, उसके ताबे कर दिया जाए विदाउट एनी क्वेश्चन। तो आगे चलते देव थॉमस हॉब कहता है मैन एंटर्ड इनटू गवर्नमेंट फॉर सेफ्टी। इंसान गवर्नमेंट के अंडर क्यों आता है? अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। द मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट का के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, थॉमस हॉब्स कहता है वो यही है कि उसकी हिफाजत की जाए। राइट्स एंड लिबर्टी ऑलवेज कम आफ्टर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। थॉमस हॉब्स कहता है कि प्रोटेक्शन और सेफ्टी के बाद बाकी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सिविलियन राइट्स हैं, उनकी लिबर्टी, आज़ादी है। वैसे ये सारी चीज़ें सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बाद आती है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थिंग। नेवर ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बिकॉज डूइंग सो क्रिएट्स अनार्की एंड देन देयर इज नो सेफ्टी। कभी भी हुकूमत को मत गिराएं, जो चल रही है उसको चलने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके अंदर खाना जंगी पैदा करेगा और किसी की कोई हिफाजत नहीं रहेगी, लूट मार का बाजार गर्म हो जाएगा। तो जो हुकूमत चल रही है उसको चलने दें, उसके खिलाफ साजिशें मत करें, और नेक्स्ट जो भी आपने तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है उसके मुताबिक ही अगली गवर्नमेंट को आने दें। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट अमेरिका में अगर एग्जांपल लें तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी उसको जो है वो ओवरथ्रू नहीं किया, बल्कि उसी तरह प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्शंस हुए तो नहीं, फिर जो बाइडन ने जो है वो अपनी हुकूमत बनाई। तो वो प्रोसेस के तहत वो चलने देते हैं, ताकि अगर इसको डिस्टर्ब किया तो फिर वो अनार्की या खाना जंगी हो सकती है। इसके बाद थॉमस हॉब्स कहता है स्टेट ऑफ इन नेचर इज डेंजरस प्लेस। जो लाइफ थी सोसाइटी से पहले की वो डेंजरस थी, उसमें इंसान की ज़िंदगी जो थी बड़ी गंदी थी, कैद वाली थी और वहशियाना थी। इसको वो कहता है कि द लिबर्टी दैट ईच मैन हैज़ टू यूज़ हिज ओन पावर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ओन नेचर। हर आदमी के पास ये हक है कि वो अपनी पावर को, ताकत को इस्तेमाल करे ताकि उसकी जो ओन नेचर है उसको बचाया जा सके। मैन नॉट एट ऑल सोशल, इंडीड nothing but grieve in the company of his fellows, all being most equally selfish, self-seeking, egoistic, brutal and aggressive। तमाम जो मुआशरे के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो हमेशा से उनकी वो सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सीकिंग है, इगोइस्टिक है, ब्रूटल, एग्रेसिव। ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं और वो हमेशा चाहता है कि मैं जनाब अपने इंटरेस्ट पहले करूं फुलफिल। इसलिए जैसे ही आप इंडिविजुअल्स को हुकूमत देंगे तो वो मारदार करेगा और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो आगे उसको रखेगा। इसलिए वो कहते हैं कि किसी एक आदमी की हुकूमत होगी तो वो फिर सही तरह से उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो है वो द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड टू सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स इनटू द हैंड्स ऑफ कॉमन सुपीरियर एंड टू ओबे हिज कमांड्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक आदमी के साथ अपना मुआहदा करें और उसके हाथ में आप सरेंडर कर दें, उसको सुपीरियर माने और उसी की कमांड्स को फॉलो करें। अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ईच एंड ऑल टू अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू अ सॉवरन कुड रियली एस्टैब्लिश अ स्टेबल कॉमनवेल्थ। इस तरह से वो कहता है कि हम एक बेहतर और सॉवरन जो है वो हुकूमत और स्टेबल जो है वो कॉमनवेल्थ बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो की प्लेयर है उसको हम कहते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक 1632 में पैदा हुआ और
1904 में जो है उसकी डेथ हुई। आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, एंटी रॉयलिस्ट। अच्छा, ये जो आदमी था ये बादशाहत के खिलाफ था और ये चाहता था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी जिसमें तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है। He is an English political philosopher, advocates of limited monarchy in England. The theory of John Locke is found in his two treatises on civil government published in 1690, defended the ultimate right of the people to depose the monarch from his authority if he ever deprived them of their liberties and properties. जॉन लॉक कहता है कि किसी आदमी को फर्द वाहद को जो है हुकूमत करने का इख्तियार नहीं है, उसमें तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो उसने एक किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि 1690 में पब्लिश हुई, और उसमें उसने लिखा कि अगर कोई जो है वो मोनार्की या बादशाहत आपको अपने जो है आज़ादी, आपकी लिबर्टी और प्रॉपर्टीज़ से जो है वो डिप्राइव करता है तो उसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं। आगे देखते हैं मेन पॉइंट्स जॉन लॉक के क्या है। द फर्स्ट ट्रीटी, टू ट्रीटीज, दो मुआहदे वो बेसिकली बताता है। द फर्स्ट ट्रीटी इज कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद रिफ्यूटिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ रॉबर्ट फिल्मर्स पैट्रियार्का that political authority was deprived from religious authority, also known by the description of the divine right of kings. पहला जो ट्रीटी है वो पैट्रियार्का से उसने लिया है, दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज डिप्राइव्ड। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी के अंडर रहती है, डोमिनेंट रहती है हमेशा से। वो कहते हैं इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी जो ट्रीटी है वो कहता है सेकंड ट्रीटाइज कंटेन्स लॉक्स ओन कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द एम्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर सिविल गवर्नमेंट। वो उसका अपना ज़ाती जो नज़रिया है उसको जो है वो सेकंड ट्रीटी कहता है कि सिविल गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए और उसके क्या इख्तियारात होने चाहिए। जी, बिलीव दैट पीपल एंटर्ड इनटू सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो कहता है कि लोग जो है वो इसी वजह से एग्रीमेंट करते हैं, सोसाइटी में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत चाहते हैं। थॉमस जेफरसन, द ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, एडमायर्ड लॉक। थॉमस जेफरसन जो है इसने भी जॉन लॉक की हिमायत की है और उसके जो थ्योरी है उसको कहा है कि ये एक गुड जो है वो एक्सप्लेनेशन है लोगों के व्यूज़ की। जॉन लॉक कहता है द गवर्नमेंट्स मेन जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट जॉन लॉक कहता है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों की जो ज़मीन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करना। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू विद प्रोटेक्शन फॉर योर प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट टू रिवोल्ट। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं करती तो आप रिवोल्ट कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन वो अमेरिकन रेवोल्यूशन की देता है कि जब हुकूमत नाकाम हो गई लोगों की साजो सामान, जान माल की हिफाजत करने में, तो उन्होंने फिर बगावत की, तो उसको हम वो अमेरिकन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब जॉन लॉक जो है स्टेट ऑफ नेचर को क्या समझता है? इट वॉज प्री पोलिटिकल एंड नॉट प्री सोशल। वो कहते हैं कि पोलिटिकल नहीं थी लेकिन नॉट प्री सोशल, लेकिन प्री सोशल नहीं थे। लोग तो थे, इकट्ठे तो रहते थे, किसी न किसी तरीके से लिंक तो करते थे। मैन वॉज नाइदर सेल्फिश नॉर सेल्फ सीकिंग नॉर अग्रेसिव। ये जो पॉइंट्स बताए थे थॉमस हॉब्स ने कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, सेल्फ सीकिंग, एग्रेसिव है, तो जॉन लॉक उससे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि इंसान के जो सेल्फिश नहीं है, वो सेल्फ सीकिंग नहीं है और एग्रेसिव भी नहीं है। मैन वर इक्वल एंड फ्री टू एक्ट दे थॉट फिट बट विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। इंसान जो था वो इक्वल थे, बराबर थे और वो फ्री थे, जहाँ वो चाहे फिट हो सकते थे लेकिन उस लॉ ऑफ नेचर के अंडर। ठीक है, कोई ना कोई कुदरत का कानून था जिसमें वो बंधे हुए थे। इसके बाद नीड फॉर सिविल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द लॉक्स दिस ill condition was due to three important wants which remained unsatisfied in the state of nature। तीन चीज़ें जो हैं वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो अनसेटिस्फाइड रही इंसान की, वो कौन सी? द वांट ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सेटल्ड नॉन लॉ, कोई कानून नहीं था। द वांट ऑफ अ नॉन एंड इनडिफरेंट जज नहीं था कोई भी जो फैसला कर पाता।
द वांट ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग पावर टू इन्फोर्स जस्ट डिसीजन, और कोई ऐसी पावर नहीं थी जो फैसलों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उनका नफाज जो करती। ये तीनों चीज़ों की कमी थी जो लॉ ऑफ जो नेचर थी, स्टेट ऑफ नेचर, उसमें इन तीन चीज़ों की कमी थी, जिसको वो सिविल सोसाइटी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन तीनों चीज़ों की कमी थी स्टेट ऑफ नेचर में। इसके बाद आगे चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज नो मोर देन अ ट्रांसफर ऑफ सर्टन राइट्स एंड पावर्स सो दैट मैंस रिमेनिंग राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। जॉन लॉक कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ कुछ राइट्स और पावर्स का था जो इंसान को दिए जाए ताकि वो अपने प्रोटेक्शन कर सके और अपने आप को प्रिजर्व कर सके। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर लिमिटेड एंड स्पेसिफिक पर्पसेज एंड व्हाट वाज गिव अप वाज ट्रांसफर्ड टू द कम्युनिटी एज अ होल एंड नॉट टू अ मैन और टू अ असेंबली ऑफ मैन। वो ये नहीं चाहता कि किसी एक आदमी को और वो तमाम जो कुछ मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको वो इख्तियार दिए जाए, बल्कि तमाम लोगों के वो इक्वल राइट्स होने चाहिए और वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए। इस चीज़ को वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है। इसके बाद टू कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट्स की किस्में बताता है। अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच ब्रॉट इनटू बीइंग द सिविल सोसाइटी और द स्टेट, अ गवर्नमेंटल contract with society in its corporate capacity established a government and select a ruler to remove the inconveniences which necessitates the formation of civil society or the state. पहले नंबर पे कहता है सोशल को विच ब्रॉट इनटू बीइंग द सिविल सोसाइटी और द स्टेट। पहला वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को सिविल सोसाइटी बनाता है और स्टेट इस्टेब्लिश की जाती है। इसके बाद दूसरा कहता है गवर्नमेंट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है जब सोसाइटी बनती है और अपने आप को डेवलप करती है और आप फिर एक रूलर उसमें से चूज करते हैं ताकि वो आपकी सोसाइटी की जो है वो इनकन्वीनियंस को रिमूव करे और सिविल सोसाइटी की जितनी भी नेसेसिटीज़ है उनकी फॉर्मेशन के लिए काम करे। लॉक रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री पावर्स इन सिविल सोसाइटी और द स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड फेडरेटिव। इसी तरह तीन चीज़ों को लॉक जो है वो अहमियत देता है कि ये तीन चीज़ें सिविल सोसाइटी बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेजिस्लेटिव, अदलिया, एग्जेक्टिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, और फेडरेटिव जो फेडरेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ को बनाती है, डेवलप करती है। इसके बाद आगे है जीन जैकस रोसो। रोसो के नज़रिए जो हैं ये रोसो बेसिकली इंट्रोडक्शन 1712 में पैदा हुआ, 1778 में इसकी डेथ हुई। आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रोसो जो है ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हक में है। ही इज़ ग्रेट फ्रेंच राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी, इलेबोरेटेड हिज थियरी इन हिज फेमस वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश्ड इन 1762। 1762 में इसकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आई जो कि बड़ी मशहूर हुई और उसी के बारे में उसने डिटेल जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया है। रूसो कहता है मैन वाज बोर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान आज़ाद है और हर जगह पे ये एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, अटैच है, दूसरे लोगों के साथ अटैच है। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। ये उसकी किताब है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत ही मशहूर किताब है जिसमें उसने बताया हुआ है कि जो इनइक्वालिटी है वो कहाँ से आती है, कैसे होती है और किस तरह से जन्म लेती है। अच्छा जी, रूसो के क्या नज़रियात थे? बिलीव दैट ह्यूमंस आर बॉर्न इनहेरेंटली गुड, ही कॉइन्ड द टर्म नोबल सैवेज। इंसान को वो कहता है कि वो बहुत ही काइंड और पाक और नोबल पैदा हुआ है और उसको विरासत में मिली हैं, उसके चीज़ें इनहेरेंट की हैं उसने ये चीज़ें। However, once the idea of private property was introduced, mankind experienced a fall from grace. जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो इंसान की वो जो ग्रेस थी वो उससे गिर गया, क्योंकि फिर लालच आ जाती है इंसान के अंदर। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो इंसान के अंदर लालच आ गई, वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में हो। Individuals with many possessions saw that it would be in their best interest to create a government to protect their possessions. फिर इंसान ने उन प्रॉपर्टीज़ को के ऊपर कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा प्रॉपर्टी को के ऊपर कब्ज़े के लिए सोचा कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो उनकी पोजेशंस को
जो है उनकी हिफाजत करें। फिर आगे रोसू कहता है कि हाउ कैन वी बी फ्री एंड लिव टुगेदर, हम कैसे आज़ाद रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और पुट अनदर वे, हाउ कैन वी लिव टुगेदर विदाउट succumbing to the force and coercion of others. We can do so. Rousseau maintains by submitting our individual will to the collective or general will, created through agreement with other free and equal persons. वो कहता है ये पॉसिबल है कि हम इकट्ठे भी रह सकते हैं और हम किसी लड़ाई झगड़े के बगैर रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। वो कैसे रह सकते हैं? बाई सबमिटिंग आवर इंडिविजुअल विल्स, अपनी जो एक इंसान की जो डिज़ायर्स है, विल्स है, उसको ताबे कर दिया जाए, सबमिट कर दिया जाए टू द कलेक्टिव और जनरल विल, सब मुआशरे के जो लोग हैं उनकी विल्स के आगे। या जितने जो लोग, मतलब आसान लफ्ज़ों में आप ये कहें कि जो ज़्यादा लोगों की ख्वाहिशात हैं, एक जैसी ख्वाहिशात हैं, उनको जो है वो आगे रखा जाए, ना कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखा जाए। तो इस तरह से फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, विदाउट कोर्शन गुजार सकते हैं और ताकत के जो है वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल मैन आर मेड बाय नेचर टू बी इक्वल, इंसान ने तमाम लोगों को बराबर बनाया है। देयरफॉर नो वन हैज़ नेचुरल राइट टू govern others, and therefore the only justified authority is the authority that is generated out of agreements or covenants. अब रोसू कहता है कि कोई भी इंसान दूसरे को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, गुलामी में नहीं रख सकता। सिर्फ वो अथॉरिटी मानी जाएगी जो एग्रीमेंट्स के तहत आगे आएगी, ठीक है, जिसमें सोसाइटी के लोगों के दरमियान एग्रीमेंट पाया जाए कि हाँ जी हम इस पे मुत्तफिक हैं। बस अगर वो मुत्तफिक नहीं है तो उस अथॉरिटी को नहीं माना जाएगा। रोसू एडवोकेट्स द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हक में है, जिसको हम खिलाफत भी कहते हैं। रोसू द स्टेट ऑफ नेचर इज द वंडरफुल रिच एनवायरनमेंट फॉर अर्ली ह्यूमन लिविंग सॉलिटरी पीसफुल लाइफ। अब रोसू जो है ये स्टेट ऑफ नेचर को क्या समझता था? ये कहता था कि वो एक अच्छी ज़िंदगी थी, इन्वायरमेंट बहुत रिच था और उसमें इंसान जो है वो पीसफुल ज़िंदगी गुजारता था। मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज अ नोबल सैवेज हु लेड द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी एंड आइडियलिक हैप्पीनेस। इसमें वो कहता है कि उस लाइफ में इंसान जो था वो बड़ा पारसा था, वो एक बहुत सादा और आइडियलिक हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसपे इंतहाई खुशी वाली ज़िंदगी वो गुजार रहा था। ही वॉज इंडिपेंडेंट, कंटेंटेड, सेल्फ सफिशिएंट, हेल्दी एंड फियरलेस एंड विदाउट नीड ऑफ हिज फेलोज और डिज़ायर टू हार्म देम। और वो किसी आज़ाद था, कंटेंटेड, सेल्फ सफिशिएंट था, हेल्दी था, फियरलेस, बिला खौफ के ज़िंदगी गुजार रहा था और अपने जो फेलोज हैं और किसी भी उनकी डिज़ायर्स को नुकसान पहुंचाए बगैर या उनकी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश के बगैर वो ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा जी अब ह्यूमन नेचर के ऊपर तीनों जो थियरिस्ट हैं उनके क्या क्या व्यूज़ हैं। हॉब्स जो है, ह्यूमन्स आर सेल्फिश बाय नेचर एंड मस्ट बी कंट्रोल्ड। हॉब्स कहता है कि ह्यूमन लालची है इंसान और इसको कंट्रोल होना चाहिए। लॉक कहता है ह्यूमन्स आर रैशनल बाय नेचर एंड कैन बी बाय एंड लार्ज कंट्रोल देमसेल्व्स। लॉक कहता है कि इंसान अकल रखता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। रोसू कहता है ह्यूमन्स आर गुड एंड कंपैशनेट बाय नेचर बट कैन बी करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। रोसू कहता है कि इंसान जो है वो अच्छा है और बाय नेचर कंपैशनेट है, लेकिन वो करप्ट हो सकता है तहजीब के हाथों में और मुआशरे के अंदर रहते हुए। तो ये तीनों के व्यूज़ हैं। द सॉवरन, अब हॉब्स कहता है कि हुक्मरान किसे होना चाहिए। हॉब्स कहता है द एब्सोल्यूट मोनार्क, किंग और क्वीन, बादशाहत होनी चाहिए। लॉक कहता है द पीपल, ऑल अडल्ट मेल्स इलेक्टिंग गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डेमोक्रेसी की बात करता है लॉक, जिसमें तमाम लोग मिल के वोटिंग के जरिए किसी को नॉमिनेट करें। रोसू क्या कहता है? द पीपल वोट ऑन ऑल मैटर्स, द पीपल आर द सॉवरन। लोग ही असल में असल बादशाह हैं, वही तमाम मामलात के ऊपर वोट करें। अगर कानून बनना है कोई भी तो तमाम लोगों से
वोट लिया जाना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको हर आदमी की पार्टिसिपेशन होती है, जिसको खिलाफत करके हर आदमी बताता है हाँ जी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स, पीपल विल लिव इन पीस बट विदाउट राइट्स एक्सेप्ट फॉर द राइट्स टू सेल्फ डिफेंस। हॉब्स कहता है कि लोग जो हैं उनको अमन के साथ रहना चाहिए और उनके कोई राइट्स नहीं होते, सिर्फ सेल्फ डिफेंस का। लॉक कहता है कि 3 नेचुरल राइट्स विच एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर विल बी ईजियर टू इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। दोज हु हैव बीन गिवन एक्सप्रेस consent will be found by the contract. Those who have given tacit consent can opt out and leave. लॉक जो है वो कहता है कि 3 नेचुरल राइट्स होने चाहिए, वो जो कि नेचर ऑफ स्टेट में एग्जिस्ट करते थे, वही जो है वो गवर्नमेंट को इन्फोर्स करने चाहिए। जो अपनी मर्जी से आए उनको बाउंड करना चाहिए और जो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहते उनको छोड़ देना चाहिए। रोसू कहता है लाइफ विल बी फेयर फॉर ऑल इफ वी एम्प्लॉय द जनरल विल एंड सेट असाइड आवर पर्सनल इंटरेस्ट। रोसू कहता है कि अपनी फ्री जो विल है, अपनी विल है, पर्सनल विल, उसको साइड पर रखना चाहिए और जनरल विल, ओवरऑल मुआशरे के लोगों के फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए जो सबके लोग फ़ायदे में हो। तो ये इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं। हॉब्स जो है इंस्पायर्ड था लॉक से एंड इनडायरेक्टली जेफरसन से। हॉब्स ने जो है वो जॉन लॉक को मुतासर किया है और जेफरसन को मुतासर किया है। लॉक जो था वो इंस्पायर्ड था थॉमस जेफरसन इन हिज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। रोसू जो था इंस्पायर्ड जेफरसन टू सम एक्सटेंट बट आल्सो कांट, मार्क्सिज्म, द एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड मॉडर्न चाइल्ड पेडागोजी। इन चीज़ों से जो है वो रोसू इन्फ्लुएंस था और इनके इन्फ्लुएंस के ऊपर ही उन्होंने थियरीज अपनी लिखी हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। ये जो लेक्चर है बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।